आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में उतरेंगे जिसकी जिंदगी किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म और एक गहरी साइकोलॉजिकल स्टडी के बीच कहीं ठहरती है। एक ऐसा नाम जो आधा वियतनामी था, आधा इंडियन, लेकिन फरेब और धोखे में पूरा था। नाम था चार्ल्स शोबराज। ये डायलॉग तो फिल्मी है, लेकिन चार्ल्स शोबराज की असल जिंदगी पर मानो एकदम खरा उतरता है। एक ऐसा क्रिमिनल जो हमेशा कानून से 2 कदम आगे चलता था, जिसके लिए न्याय को चकमा देना एक खेल की तरह था। तो चलिए इस खेल को और इस खिलाड़ी को जरा और करीब से समझते हैं। किसी भी इंसान की कहानी को समझने के लिए उसकी जड़ों तक जाना पड़ता है। तो शोबराज की इस पेचीदा शख्सियत को समझने के लिए हमें उसके बचपन में झांकना होगा। एक ऐसा बचपन जिसने अनजाने में ही दुनिया के सबसे शातिर शिकारियों में से एक को तैयार कर दिया था। देखिए, यहां पर कितनी सीधी सी लाइन है। एक तरफ है उसके बचपन के जख्म और दूसरी तरफ है वो हुनर जो उसने अपराध की दुनिया में इस्तेमाल किया। पिता ने छोड़ दिया, समाज ने उसे कभी पूरी तरह अपनाया नहीं क्योंकि वो मिक्स रेस का था, और इसी अकेलेपन ने, इसी अपनेपन की कमी ने उसे वो हथियार दिए जिनसे वो लोगों के दिमाग से खेलता था। भाषाओं पर पकड़, किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेने का हुनर, और किसी भी माहौल में गिरगिट की तरह रंग बदलने की काबिलियत। उसके अंदर एक गहरा खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जो उसके पिता के छोड़कर जाने से पैदा हुआ था। ये घाव इतना गहरा था कि उसने अपनी डायरी में लिखा था, मैं आपको इस बात के लिए पछताने पर मजबूर कर दूंगा कि आपने एक पिता का फर्ज नहीं निभाया। और सच कहूं तो उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक लाइन को सच साबित करने में लगा दी। तो अब चलते हैं कहानी के उस दौर में जब शोबराज अपने चरम पर था। 70 का दशक। दुनिया भर के नौजवान, जिन्हें हम हिप्पी कहते हैं, वो शांति और आज़ादी की तलाश में एशिया के हिप्पी ट्रेल पर निकलते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी रास्ते पर एक शिकारी, एक नाग उनका इंतजार कर रहा था। उसका काम करने का तरीका एक सेट पैटर्न था, एक खौफनाक रस्म कह सकते हैं इसे। पहले वो अपने चार्मिंग अंदाज से लोगों को दोस्त बनाता, उनका भरोसा जीतता, फिर मौका देखकर उनके खाने या पीने में ड्रग्स मिला देता। जब वो बेहोश हो जाते तो उनके पैसे, पासपोर्ट सब कुछ लूट लेता, और अगर उसे जरा भी लगता कि वो पकड़ा जा सकता है तो वो उन्हें मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचता था। वैसे वो ये सब अकेले नहीं करता था, उसके साथ एक छोटा सा गैंग था। मैरी एंड्रे जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, और अजय चौधरी उसका राइट हैंड। लेकिन शोभराज के लिए वफादारी का मतलब सिर्फ तब तक था जब तक आप उसके काम आ रहे हो। जैसे ही अजय चौधरी उसे एक बोझ लगने लगा, शोभराज ने उसे भी रास्ते से हटा दिया। इसी दौरान उसे एक नया नाम मिला, बिकिनी किलर। ये नाम तब पड़ा जब एक अमेरिकी टूरिस्ट जेनी बॉलिवर की लाश थाईलैंड की खाड़ी में मिली, सिर्फ एक बिकिनी में। और इसके बाद एक कई औरतों की लाशें बिल्कुल इसी हालत में मिली। पूरी दुनिया उससे इसी भयानक नाम से जानने लगी। ज्यादातर अपराधियों के लिए जेल का मतलब सजा होता है, अंत होता है। लेकिन शोभराज के लिए, उसके लिए जेल एक और सिस्टम था जिसे अंदर से कंट्रोल करना था, जिस पर अपनी हुकूमत चलानी थी। ये किसी कैदी की जिंदगी नहीं लगती है ना। तिहाड़ जेल, जो भारत की सबसे हाई सिक्योरिटी जेलों में से एक है, उसे शोभराज ने अपना महल बना लिया था। रिश्वत और मैनिपुलेशन के दम पर उसका सेल किसी लग्जरी अपार्टमेंट जैसा था। दूसरे कैदी उसकी सेवा करते थे, गार्ड उसे चार्ल्स साहब बुलाते थे, और वो जेल में बैठकर अपनी हॉलीवुड बायोपिक की डील साइन कर रहा था। और फिर साल 1986 में उसने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। वो जेल से भागा। लेकिन कैसे? उसने अपने जन्मदिन की पार्टी रखी, गार्ड्स और कैदियों को दावत दी, मिठाइयों में नींद की गोलियां मिला दी, और जब सब बेहोश हो गए तो वो मेन गेट से किसी राजा की तरह टहलते हुए बाहर निकल गया। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, जो आदमी जेल के अंदर राजा की जिंदगी जी रहा था, उसे भागने की क्या जरूरत थी? ये भागना आजादी के लिए तो बिल्कुल नहीं था। तो फिर इस ड्रामे के पीछे असली मकसद क्या था? और यहीं पर शोभराज का असली दिमाग सामने आता है। ये भागना एक सोची समझी कानूनी चाल थी। उसे पता था कि भागने पर उसे भारत में और सजा मिलेगी, और वो यही चाहता था, क्योंकि थाईलैंड में उस पर हत्या का केस चल रहा था, जिसकी सजा मौत थी। उस केस की कानूनी समय सीमा 20 साल थी, जो खत्म होने वाली थी। तो उसने भारत में अपनी सजा बढ़वाकर वो वक्त जेल में काटा, और जैसे ही थाईलैंड का केस खत्म हुआ, वो भारत की जेल से रिहा हो गया। मौत की सजा से वो साफ बच निकला। जेल से निकलने के बाद शोभराज की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। अब वो एक अपराधी नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी था।
और वो अपनी इस बदनामी को भुनाना बहुत अच्छे से जानता था। उसने खुद कहा था, जब तक मैं लोगों से बात कर सकता हूं, मैं उन्हें मैनिपुलेट कर सकता हूं। और उसने यही किया। वो पेरिस चला गया, ऐश की जिंदगी जी रहा था और मीडिया को अपनी कहानी के राइट्स बेचकर लाखों कमा रहा था। लेकिन शोभराज जैसे इंसान के लिए एक शांत जिंदगी शायद बनी ही नहीं थी। शोहरत और पैसा तो था, पर शायद वो काफी नहीं था। वो कुछ ऐसा करने वाला था जो उसकी किस्मत पर आखिरी मोहर लगा देता। साल 2003 में उसने एक ऐसा काम किया जो आज तक किसी की समझ में नहीं आया। वो वापस नेपाल गया। नेपाल उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक था जहां वो 1975 में हुई हत्याओं के लिए अब भी वांटेड था। ये जानते हुए भी वो वहां गया। और जो होना था वही हुआ। उसे काठमांडू में गिरफ्तार कर लिया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन शोभराज तो शोभराज हैं। 60 साल की उम्र में जेल के अंदर ही उसने अपने वकील की 20 साल की बेटी से शादी कर ली, मानो वो दुनिया को बता रहा हो कि उसका चाम अभी खत्म नहीं हुआ है। और फिर दशकों के अपराध और जेल में बिताई जिंदगी के बाद 23 दिसंबर 2022 को नेपाल की सरकार ने उसे बुढ़ापे की वजह से रिहा कर दिया। आज चार्ल्स शोभराज फ्रांस में एक आजाद जिंदगी जी रहा है। और यहीं पर आकर कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। चार्ल्स शोभराज आज 80 साल का है, लेकिन क्या वो इंसान, वो शिकारी जिसने एक पूरी पीढ़ी की नींदें उड़ा दी थीं, वाकई बदल गया है? या फिर एक सांप सिर्फ अपनी केंचुली बदलता है, अपना जहर नहीं?